सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं RBSc राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अजमेर के 12वीं कक्षा की संकाय की रसायन शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड की वेबसाइट पर डले हुए हैं। तो कुछ सैंपल पेपर उन्होंने अपनी साइट पर डाले हुए हैं जहां पर आप विजिट कर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपके सामने हल करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करने पड़े। तो ज़्यादा ना समय को व्यतीत करते हुए मैं यहाँ पर पहला प्रश्न आरंभ करने जा रहा हूं। और आज मुख्यतः हम आधे नंबर के जिनका अंक भार प्रत्येक क्वेश्चन का 1/2 होगा, तो उन प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और दूसरे रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका बहुविकल्पी है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक आदर्श विलयन का गुण क्या है? एक आदर्श गुण विलयन क्या होते हैं? जो रोल्स के नियम को अनुसरण करते हैं, जो रोल्ड के लॉ को फॉलो करते हैं वो आपके पास आदर्श विलयन होते हैं, और जो नहीं करते वो आदर्श नहीं होते हैं। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो रोल्ड के नियम का फॉलो करते हैं। किसका? रोल्ड के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं। वो क्या होते हैं? अपने पास आदर्श विलयन होते हैं। और आदर्श विलयन के अंदर जो पहला विकल्प दिया गया है इसके अनुसार तो ये ठीक होगा। दूसरा विकल्प है आपका जो डेल्टा H है, जिसको हम यहाँ पर एंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोले तो हीट और हीट बोले तो ऊष्मा। ये चेंज होता है, ये क्या होता है अपने पास? 0 होता है। तो डेल्टा H भी 0 होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सही ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। चेंज इन वॉल्यूम बोले तो आयतन का जो चेंज है वो आपका मिश्रण डेल्टा मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग बोलते हैं, ठीक है इसको, और डेल्टा H मिक्सिंग बोलते हैं इसको। मिक्सिंग बोलते हो मिश्रण। यहाँ पर ये भी कितना होता है? 0। तो सभी जो विकल्प दिए गए हैं वो सही है। तो इसीलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो D होगा। क्या होगा? D। ज़्यादा ना समय को व्यतीत करते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे भाग मतलब पहले प्रश्न के दूसरे भाग को, क्योंकि 1 से जो 16 है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसके बाद रिक्त स्थान है 10। आगे देखिए, जंग लगने का मिश्रण क्या होता है? आपको ये पता होगा कि जो जंग लगने का सूत्र होता है वो क्या होता है? बताइए जरा। जंग लगने का सूत्र क्या होता है? अगर आपने पढ़ा है तो भैया Fe2O3.XS2 होता है। अब यहाँ पर जिनको ये पता होगा वो क्लियर ये बता देंगे कि यहाँ पर Fe2O3 एक ही जगह पर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो Fe2O3 होगा। और साथ में एक और होता है अपने पास FeOH का होल थ्राइस। इन दोनों का मिश्रण से क्या होता है? यहाँ पर जंग लगता है। और जंग लगने के जो मुख्य कारक होते हैं, एक तो होता है अपने पास ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पर? नमी, आर्द्रता। समझ में आ रही बात? अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला प्रश्न है अपना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगभग समय लगेगा। अब देखिए, प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं जहां पर आपका जो दर स्थिरांक होता है, जिसको हम यहाँ पे K बोले तो रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वो आपका सॉरी, अरे कोई एक सेकेंड, उसकी तरफ नहीं बढ़ते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये पता है कि माना कि मेरे पास A एक अभिकारक है और B क्या मेरे पास एक उत्पाद है। जब आपका समय 0 होगा, मतलब जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो A की जो यहाँ पर सांद्रता होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो आपकी 0 होगी। तो इसको बोलते हैं अपन कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0। मतलब यहाँ पर उत्पाद अभी कुछ बना नहीं है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, तो वहाँ पर वो 0 ही होगा। दूसरी चीज़, अब ये बात कर रहा है 90% जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है,
90% कंप्लीट का मतलब ये है कि यहाँ पर 90% उत्पाद बन चुका है। 90% का मतलब क्या होता है, 0.9 एनोड, ये क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, उत्पाद बन चुका है। अच्छा बचा कितना होगा फिर 90%, 10%, और 10% कितना होता है 0.1 एनोड। ठीक है, जो ये चीज निकल के आई है ये आपका AT होता, और AT क्या होता अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है यहाँ पर अभिकारक है, और टाइम की बात कर रहे हैं हम, कितना T की बात कर रहे हैं, मतलब T टाइम पर ये कॉन्सेंट्रेशन है या फिर मात्रा है ए की। फिर इससे हमें क्या मिला, हमें यहाँ से एक चीज मिली, AT की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 0.1 एनोड, और एनोड तो आपका है ही है, खैर यही चीज तो मिली ना। हाँ, एक एक चीज बारीकी से समझेंगे ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मैं बोलता हूं कि एक भी अंक आपका नहीं कटना चाहिए जो आगामी परीक्षाएं हो रही हों। ठीक है, इस चीज का आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं भैया। तो आगे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का, देखा नहीं देखा, अच्छा देखा होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के यहाँ पर K होता है, और यहाँ पर आपका log 10 बेस Q होता है, और Q क्या होता है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एनोड अपॉन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय AT, ये अपना होता है, ये इंटीग्रेटेड रेट लो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको जानते हो, और इसको भी नहीं जानते फिर ये समझ लेना कि तुमने चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, अध्याय को यहाँ पर पढ़ा ही नहीं है, मैं ये मानता हूँ अगर ये नहीं पता तुम्हें। फिर देखो भैया इससे क्या मिलेगा, बात कर रहा है ये 90% जब कंप्लीट हो चुकी है, और रिलेट करवा रहा है उससे, किससे अर्ध आयु से। और आपको ये पता है कि अर्ध आयु क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होती है T½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के K, यही होती है। तो इस चीज से मैं यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या निकाल सकता हूँ, 0.693 अपॉन के, यहाँ पर T½ निकाल सकता हूँ। तो मैं K की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगा इस 0.693 अपॉन के K को। हरी बात समझ में, तो अपन यही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अपना T 2.303 अपॉन के K को मैंने बोल दिया 0.693, और T½ को ऊपर खींच दिया, अर्धायु को ऊपर खींच दिया, लोग आपका एनोड, तो एनोड रहेगा, और AT की वैल्यू मुझे एनोड बाय कितनी मिली है, 0.1 एनोड। 90% पर कितना है, 0.1 एनोड। एनोड से आपका एनोड खत्म हो गया, इस डेसिमल को मैंने हटाया तो ऊपर 10 हो गया, और log 10 कितना होता है अपना, 1 होता है। कितना होता है भैया, 1 होता है। तो यहाँ पर अपने पास T½ अगर आप निकालोगे तो 2.303 अपॉन के 0.693, और यहाँ पर आपका T½ ही रहेगा। तो आप T½ नहीं, T90%, ठीक है। ये कितना होगा आपका T90%, ठीक है। तो T90% कितना हो जाएगा अपना, एक बार इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। ये आ रहा अपना 3.332 T½ और जो आपका अप्रोक्सीमेटली 3.3 ही होगा। मतलब एक 90% कंप्लीट होने में जो अर्ध आयु होती है उसका लगभग 3.3 गुना होता है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना चौथा क्वेश्चन है और इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या होता है इसको देख लेते हैं। वेग स्थिरांक जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसकी क्या पूछी है यहाँ पर? इकाई पूछी है, यूनिट पूछी है। आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? जो आपका K होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेग स्थिरांक को। हमारे पास
अभिक्रिया बराबर क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन के एन, ये होती है ना, मतलब दर बराबर, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो दर बराबर होता है वेग स्थिरांक और ये सांद्रता, सांद्रता की पावर कितनी होती है, एन होती है, ये ऐसे होता है। ठीक है, समझ जाइएगा बातों को। क्योंकि मेरा संबंध है अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से है और इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत आरंभ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप मेरे संग जुड़े हुए हैं मेरे प्रिय मित्रों, तो मुझे कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे संसाधन की। आप मुझे, अगर मैं गलती कर रहा हूँ हिंदी में, तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइए कि मैं यहाँ पर कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि मैं आपकी इसी टाइप से हेल्प कर सकूँ। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो अपन जानते हैं कि इकाई होती है जो दर की, वो क्या होती है, वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, यही होती है, नहीं होती है। अच्छा, के की तो मुझे निकालनी है, जबकि सांद्रता की क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर, और उसके बाद यहाँ पर पावर लगा दी मैंने एन, एन को इधर की साइड रहने दो। मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे पास मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स डिवाइड कर दिया मैंने कितने से, मोल पर लीटर की पावर एन से। अच्छा, एक चीज़ जानते हैं आप, मोल पर लीटर यहाँ पर भी है, मोल पर लीटर वहाँ पर भी है, तो इसकी पावर कितनी है, 1। दोनों का बेस सेम है, और ऐसी कंडीशन आती है अगर मेरे पास ए की पावर एक्स है और डिवाइड हो रहा है ए की पावर वाई से, तो मेरे पास मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये बनता है कि मैं यहाँ पर बेस को सेम रहने देता हूँ और ए एक्स माइनस के वाई कर देता हूँ, मतलब पावर को माइनस कर देता हूँ। जानते हैं ये इतनी मैथमेटिक्स तो अपन। तो के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, के इज इक्वल टू बन जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस के एन और इनटू के सेकंड इनवर्स बोले तो टाइम। ये आपका मिनट में भी हो सकता है या फिर टाइम भी दे सकता है, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है इस द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई निकालने का। तो के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मैं एन की जगह क्या रख दूंगा, कोटि को, और कोटि कितनी है, कौन सी, द्वितीय कोटि। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस के 2 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर अपने पास के इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर कितना बनेगा मोल पर लीटर की पावर माइनस के वन और इनटू के सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर अपने पास के इक्वल टू क्या बनेगा, मोल इनवर्स लीटर तो आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये सेकंड इनवर्स। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द टाइपिंग आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं है जो इस चीज़ को सही कर रहा हो। तो कोई भी इसमें विकल्प नहीं है, लेकिन करेक्ट उत्तर आपका यही होगा, जो सही विकल्प है वो आपका ये होगा। ठीक है, आपको जनरली ये ध्यान रखना है इसी फॉर्मूले को, किस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को। अगर आप यहाँ पर 1 को प्लेस करोगे तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स आ जाएगा, अगर आप जीरो ऑर्डर को लिखोगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं मुझे, आप जानते होंगे, पहचानते होंगे और मानते भी होंगे। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है तो लेंथनॉइड के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, लेंथनॉइड को सभी जानते हैं, लेंथनॉइड आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं जो आपका लुटेशियम से जो आपके सीरियम से लुटेशियम तक स्टार्ट होते हैं। सीरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, से लुटेशियम बोले तो 71। ये आपके क्या होते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं, लेंथेनाइड तत्व होते हैं। तो इन तत्वों में क्या होता है, इनकी पोर स्क्रीनिंग होती है। क्या होती है, पोर स्क्रीनिंग होती है। अच्छा, इसमें आकार पूछा है ना, देखो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ऊपर हो गया है, तो रुको एक सेकेंड, फाइट करते हैं इसको। हाँ, ये बार दिखा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, स्लाइड को, ताकि इजीली यहाँ पर विजिबल हो सके। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों बराबर ही होती है, क्योंकि ये होता है न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं अपन नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक के बाहरी ओर सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और ये है आपकी बाहरी कोशिका। और इस बाहरी कोशिका से और इस सेंटर तक एक आपको
सर्किल दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है, और इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या और ये पूरा आकार है आपका, यहाँ से घूम के ये पूरा आकार ही तो है, तो इसीलिए जो आपका आकार और त्रिज्या होती है दोनों सेम होती है किसी भी तत्व के लिए। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई लोग इस चीज़ को ही क्लियर नहीं कर पाते कि त्रिज्या और आकार सेम होते हैं। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, ठीक है, लेकिन आप उनमें से नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रश्न पे आते हैं, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है तो लेंथेनॉइड के आकार में क्या परिवर्तन होता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो इनकी स्क्रीनिंग होती है पोर, जो अपने पास ये 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो मैंने अभी बताए थे आपको, सीरियम से ल्यूटेशियम तक इनकी होती है पोर स्क्रीनिंग। क्या होती है, पोर स्क्रीनिंग। अब ये स्क्रीनिंग क्या होती है, देखो जरा, यहाँ पर हो गया, मैंने मान लिया न्यूक्लियस, यहाँ पर एक भीतरी सेल, यहाँ पर ये बाहरी सेल। इन बाहरी सेल और भीतरी सेल के अंदर ये अपनी बाहरी सेल है, कौन सी, बाहरी, और ये कौन सी है, भीतरी। दोनों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, लाइक जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होता है रिपल्सन, क्योंकि दो सेम चार्ज, समान आवेश वाले चीज़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को दूर भगाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण, जबकि न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा आकर्षण, बोले तो रिपल्सन। तो दो फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो कर रहा है यहाँ पर अट्रैक्शन और दूसरा कर रहा है रिपल्सन। क्या कर रहा है, रिपल्सन। अब आप खुद बताइए, अगर इन भीतरी तत्वों की इतनी क्षमता नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि ये इस बाहरी कोशिका के और इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन, इस आकर्षण को रोक पाए, तो यहाँ पर ये नज़दीक आएंगे तो आपका साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। और साइज छोटा होगा तो त्रिज्या भी छोटी होगी। अगर त्रिज्या छोटी होगी तो अपना आंसर हो जाएगा डी, बोले तो त्रिज्या घट जाती है। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या, अगली वाली प्रश्न संख्या है आपकी 6। ईडीटीए क्या है। मेनली ईडीटीए का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। और ये क्या होता है, अपने पास एक लिगेंड होता है जो एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है ना। हेक्सा बोले तो 6, ठीक है। हिंदी मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ईडीटीए क्या होता है, ईडीटीए होता है आपका इथाइलिन डाइएमाइन, और उसके बाद होता है यहाँ पर टेट्रा एसीटेटो आइन, ये इसका फुल फॉर्म होता है ये। अब वही चीज़, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, संरचना की बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर आपका CH2, फिर यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन, आगे अपना पैटर्न CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O-, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। इधर की साइड, जो इधर की साइड पैटर्न ड्रॉ किया मैंने, वही यहाँ पर करूँगा CH2 C डबल बॉन्ड O-, इधर की साइड आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O-, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, और जो लोन पेयर होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के संग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। तो देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, मतलब एक जो ईडीटीए होगा, क्या होगा, एक जो ईडीटीए होगा वो एक साथ 6 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड। और 6 बॉन्ड कौन से होंगे आपके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। सहसंयोजी आबंध बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। और सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध ऐसे आबंध होते हैं जो अनइक्वल शेयरिंग के कारण बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। मतलब एक तो देने वाला होता है और एक लेने वाला। ये इधर की साइड एक्सेप्टर होता है जो लेता है, ठीक है, और इधर की साइड होता है डोनर जो देता है, ठीक है। ऐसा साइन होता है इस एरो का साइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, एक सहसंयोजी आबंध का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 बॉन्ड बना सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व मिलता है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व मिलता है। क्लोरोफिल तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान एक पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट। तो जो अपना क्लोरोफिल होता है,
फिल होता है वो आपका पिगमेंट होता है। और पिगमेंट का काम क्या होता है? पिगमेंट का काम होता है किसी भी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भैया? कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल आपकी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है बोले तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान ये पिगमेंट हरी पत्तियों के लिए एक कारक होता है। ठीक है, वो चीज़ अलग है। लेकिन कौन सा तत्व होता है इसमें? तत्व होता है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12। ध्यान आया आपको? अगर मैं पूछूं हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा होता है तो आपका उत्तर होना चाहिए आयरन। कौन सा? आयरन। बोले तो लोहा, ये किसके अंदर होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर। ओके, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपकमिंग जो वीडियोस होंगी आपकी आरबीसी की होंगी, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर आपका, डीएनए में कौन से क्षार होते हैं? जिनको ये नहीं पता कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, वो शायद प्राणी नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो तो कुछ और ही है जिनको डीएनए का पता नहीं है। क्योंकि डीएनए क्या होता है आपका? बेसिकली क्या होता है? हाँ, समझ गए होंगे। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूर्ण नाम होता है। लेकिन पूर्ण नाम नहीं पूछा है, इसने पूछा है नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होंगे, नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होंगे। तो आपने पढ़ा होगा अपनी कक्षा के दौरान, और जीव विज्ञान के छात्र इस चीज़ को जानते होंगे। इसके अंदर 4 क्षार होते हैं। एक तो होता है ए, टी, दूसरा होता है जी, तीसरा होता है ए, दूसरा टी, तीसरा जी और चौथा सी होता है। ए फॉर एडेनिन, जी फॉर थाइमिन, एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन होता है। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में एक आपका ए, यू, जी और सी होता है। बस थाइमिन को रिप्लेस कर कर यहाँ पर क्या लगा दिया? नाइट्रोजन बेस आपका यूरेसिल। क्या लगा दिया? नाइट्रोजन बेस यूरेसिल लगा दिया। ओके, आगे बढ़े। तो आपका कौन सा सही उत्तर होगा इसका? ए। कौन सा होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलता है? प्रचुर मात्रा के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अंदर बड़ा डायरेक्ट तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से। तो कौन सा होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज आप जानते होंगे जो मैक्सिमम ज़्यादातर आपकी कोशिका भित्ति होती हैं वो इस सेलुलोज से ही बनी होती हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये आपका कैसा है, ये आपका पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बढ़िए भैया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? ये आपको पता होगा कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमाइंस की पहचान के लिए आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक प्रयोग में लाया जाता है। तो कैसे प्रयोग में लाया जाता है वो तो हम सीखने वाले नहीं है, लेकिन हमसे पूछा है कि क्या है, तो आपकी इसकी संरचना बनाएंगे अपन। कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पर बनी होती है बेंजीन, बेंजीन बनाई ऐसे, उसके बाद यहाँ पर कनेक्टेड होती है सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, और यहाँ पर क्लोरीन। तो क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इसका पूर्ण नाम होगा। और यही इसके अंदर पूछा है, तो ए आपका सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। आपको ये तो पता होगा कि इसका जो प्रयोग लिया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के एमाइंस में प्रयोग में लिया जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। वो कैसे होता है वो भी बताएंगे, बट वो पूछा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जब पूछेगा जब देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड X से अभिक्रिया कर एक रंजक बनाता है, अभिकारक X है। इसने बोला है रंजक बनाता है, और रंजक जहां पर नाम आ जाए वहां पर एमाइंस तुरंत ही दिमाग के अंदर आ जाता है। ऐसे विद्यार्थी तुरंत इस चीज को समझ जाते हैं कि क्योंकि रंगीन दुनिया एमाइंस की ही होती है, और एमाइंस कौन है इसके अंदर, वो इसको आंसर कर देंगे। कौन सा? सी वाला। कौन सा वाला? सी वाला। अगर आपने इस एमाइंस को थोड़ा बहुत देखा है तो, लेकिन नहीं पता तो देखते हैं कि कैसे रंजक बनाते हैं, डाई कैसे बनाते हैं। देखो भैया, एक ट्रिक है
जिसको अपन बोलते हैं पेन ओ यार, पेन ओ यार। ये सभी एरोमेटिक एमाइन है आपका एनिलीन। क्या है? एनिलीन के संग अभिक्रिया करते हैं। मैंने बोला अगर एनिलीन की जो मैंने अभिक्रिया की है वो फिनोल के संग की है। किसके संग की है? फिनोल के संग। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इसकी अभिक्रिया मैंने किसके संग की है? फिनोल के संग। तो मेरे पास जो कलर बनेगा वो ऑरेंज बनेगा। दूसरी ओर अगर मेरे पास एनिलीन के संग मैंने एनिलीन के संग मैंने यहाँ पर रिएक्शन की है तो ये अपना येलो बनेगा। क्या बनेगा? येलो बनेगा। सॉरी मैं उल्टा बोल गया था कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की फिनोल के संग रिएक्शन करनी है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर नेफ्थोल है। क्या है? नेफ्थोल। नेफ्थोल दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा नेफ्थोल होता है। जब आपका नेफ्थलीन के ऊपर किसी एक पोजिशन पर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो उसको बोलते हैं हम नेफ्थोल। क्या बोलते हैं? नेफ्थोल। और नेफ्थोल का जो रंग होता है वो होता है रेड। ये तो बात हुई आपको ट्रिक की हेल्प से। आखिर देख लेते हैं कि वास्तविक आपकी अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही होगी। तो देखें भैया, यहाँ पर लेते हैं अपन एनिलीन। क्या लेते हैं? एनिलीन। और एनिलीन को सभी जानते हैं। एनिलीन क्या होता है? NH2। जब बेंजीन के ऊपर NH2 प्रेजेंट हो जाता है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। अच्छा जी, ठीक है। इसकी रिएक्शन करी है मैंने किसके संग? इसकी रिएक्शन की है मैंने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के संग। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है? N2 पॉजिटिव Cl, यही होता है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। मेरा काम यहाँ पर एक ही सॉरी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। वैसे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, बस इसको समझाने के लिए मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आपको ये पता है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्लोरीन को बाहर किया, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर किया और मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर तो आपका ऊपर कौन रहेगा? NH2 और नीचे आपका ये जो एलिमेंट इधर की साइड N ट्रिपल बॉन्ड N और इधर से आपका बेंजीन कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। बेंजीन कैसे कनेक्ट हो जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बनता आपका एनिलीन येलो कलर का, ठीक है। तो कैसा कलर होता है इसका? येलो कलर होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला आपका, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है इस ट्रिक की हेल्प से आपसे अगर कोई दूसरा पूछा जाता है यौगिक, तो उसका उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से या फिर मेरे व्याख्यान से आप इस चीज़ को दे सकते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वास्तविक रूप से मैंने अभी इस व्याख्यान को कुछ समय पहले ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा एक दुर्भाग्य ही कह सकता हूँ मैं इसको कि उसके अंदर ऑडियो नहीं आ पाई, जिसके कारण मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे समस्या हुई, जिसके कारण मैंने अपनी स्पीड को, मैंने अपनी वेग को बहुत तेज कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, वो आपकी जो वीडियो थी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 10 मिनट्स की थी और मुझे नहीं पता रिकॉर्ड हो रही है कितना टाइम है, बट इतना जानता हूँ कि उससे कम टाइम में इसको कंप्लीट करके जाऊँगा, ठीक है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, मैंने आपको बता दिए। बिकॉज जिस तरीके से आप फर्स्ट टाइम किसी को समझा सकते हैं, सेकंड टाइम को बोरिंग सा फील होता है, उसी टाइम से मुझे बोरिंग फील हो रहा है। बट आप अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको, तो अपने यूट्यूब के सेक्शन में जाकर प्लेबैक स्पीड को कम कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर अगर 1 की चल रही है तो 0.75 कर लीजिए, तो आपको करेक्ट सही तरीके से ऑडियो विजिबल होगी, ऑडिबल होगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। ल्यूकस अभिकर्मक क्या है? ल्यूकस अभिकर्मक क्या है? वैसे तो ये अभिक्रिया नहीं, अभिकर्मक। अरे तू फिर रह गया, कैसा नहीं हो रहा? अच्छा अब हुआ है। ल्यूकस अभिकर्मक, ठीक है। कर्मक में उल्टा लिख दिया क्योंकि यहाँ पर लगाना चाहिए था, इसको हटाना चाहिए था, बट आप हटा दीजिएगा। ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है? ल्यूकस अभिकर्मक निर्जल, निर्जल बोले तो एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस क्या होता है अपना? सूखा। क्या होता है? सूखा। हाइड्रेटेड होता है सूखा और एनहाइड्रस होता है, सॉरी, हाइड्रेटेड होता है गीला और एनहाइड्रस होता है सूखा। और निर्जल मतलब निर बोले तो जिसमें नहीं हो, और जल बोले तो जिसमें जल नहीं हो, तो उसको बोलते हैं निर्जल। इसके अंदर होता है ZnCl2, बिल्कुल सूखा होता है ZnCl2, और साथ में होता है यहाँ पर सांद्र
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, ल्यूकस अभिकर्मक बोलते हैं। अच्छा, ये कार्य क्या करता है भैया, इसके जो कार्य होते हैं ये अल्कोहल की पहचान करता है, अल्कोहल की पहचान करता है। अच्छा, हम दारू के अंदर मिला देंगे इसको, बिल्कुल पहचान करेगा, बिल्कुल करेगा भैया, ठीक है। वो उसको ये कैसा करके देगा, मिल्की कलर करके देगा, मतलब ऑयली लेयर बनाएगा इसके ऊपर। कैसे बनाता है देखो, अगर आपके पास प्राथमिक अल्कोहल है, बोले तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर आपका अगर ये उसके अंदर मिलाया आपने, ल्यूकस अभिकर्मक मिलाया, तो ये क्या देता है, कुछ कलर नहीं देता। जो आपका यौगिक बनेगा उसमें कुछ कलर नहीं होगा। साथ में आपकी अगर हीट किया आपने, अगर हीट किया तो आपकी एक ऑयली लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, ऑयली लेयर बन जाती है। वो हीट करने के बाद ही बनेगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 2 डिग्री अल्कोहल के विषय में क्या होता है, यहाँ पर आपका कलर होता है टर्बिड। कैसा होता है, टर्बिड। अब ये टर्बिड क्या होता है, जिनके अंदर टर्बिडिटी होती है, हिंदी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन टर्बिड बेसिकली ऐसा होता है, अगर जैसे मान चलो धुंधला टाइप का, धुंधला जैसा होता है ना पानी, मतलब जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे मान के चलो अगर मैंने स्टार्च होता है ना, लाइक जैसे आपने पानी लिया, उसके अंदर आलू काट के डाल दिए और आलू को बाहर निकाल दिया, तो आपका जो पानी होगा वो पहले की तरह नहीं रहेगा, उसके अंदर धुंधलापन आ चुका होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आपका टर्बिड सॉल्यूशन, और इसी को क्या बोलते हैं हम, टर्बिडिटी, और इसको बोलते हैं वाइट टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं, वाइट टर्बिड। तो ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है आपका टर्बिड, ठीक है। फिर क्या होता है, 3 या 4 मिनट बाद क्या कर देता है ये, 3 या 4 मिनट बाद आपकी एक ऑयली लेयर बना देता है, ठीक है। हीट वीट करने पर नहीं, वैसे ही। और अगर ये तृतीय अल्कोहल है, अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये भी आपका टर्बिड ही बनाएगा, लेकिन इसमें जो ये लेयर बनेगी ये आपकी इमीडिएटली बन जाती है। मतलब तुरंत जैसे ही आपने ये डाला, तुरंत ही एक साइड में क्या बन गई, यहाँ पर लेयर बन गई है ऑयल की, ठीक है। ये होता है आइडेंटिफिकेशन। लेकिन हमसे पूछा जितना है उतना आप ध्यान रखना, बाकी एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे दे दी गई है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल सोडियम की अभिक्रिया करने पर, अच्छा, बड़ा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो शायद 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप तो वैसे बिना पेन कॉपी उठाए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको, कुछ नहीं, बस इसने बोला अल्कोहल सोडियम के संग अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। अच्छा, आपको पता है अल्कोहल की पहचान क्या होती है, अल्कोहल की पहचान होती है RO और ये H। 2 चीजें हैं, या तो देखो R और O का बॉन्ड ब्रेक हो जाए यहाँ से, या फिर RO और ये H मतलब OH का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। 2 कंडीशन है मेरे पास, या तो OH का बॉन्ड ब्रेक हो या फिर RO का। तो इस कंडीशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस कंडीशन के अंदर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर OH बॉन्ड को ब्रेक। क्या कर रहा हूँ, OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहे हैं अपन, ये R और ये H आपका पॉजिटिव फॉर्म में जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन के रूप में जाता है। यहाँ पर अपना कौन होगा, सोडियम मेटल, सोडियम धातु होगी। जैसे ही मैं यहाँ पर इसके संग अभिक्रिया करता हूँ तो आपको पता है कि H+ की फॉर्म में बाहर निकाला, ये पॉजिटिव पहले से होता है, ये आपका नेगेटिव। दोनों विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण होगा, तो आकर्षण होने के बाद में मेरे पास यहाँ पर RON बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सोडियम एल्क ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, एल्क, और उसके बाद ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। और साथ में अपनी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, H2 गैस यहाँ पर निष्कासित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निष्कासित हो जाएगी, ठीक है भैया। अब देखो बैलेंस तो नहीं है अपनी है, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं फटाक से इसे। 2 हाइड्रोजन करना है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पे लगाया और यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। तो कंप्लीट आपकी जो रिएक्शन है वो संतुलित हो चुकी है, एक कंकाली समीकरण से संतुलित अभिक्रिया, ठीक है। जानते होंगे, पहचानते होंगे। अगर एग्जाम्पल आपको लेना है, यहाँ पर उदाहरण लेना है तो CH3O, यहाँ पर H, साथ में है यहाँ पर 2 यूनिट किसकी लेनी है, सोडियम की।
रिएक्शन करके आपको यहाँ पर मिलेगा 2CH3ONA और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस निष्कासित होली मिलेगी। इसको क्या बोलेंगे अपन? सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक, आगे बढ़े तो आपका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा? ए, मतलब हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 14 भाग प्रश्न संख्या 1 का भाग 14। तो देखते हैं यहाँ पे भैया क्या बोल रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक किसको बोलते हैं? निश्चेतना के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से निश्चेतना मतलब जब चेतना नहीं हो, मतलब बेहोशी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का। वैसे इस चीज़ से आप परिचित होंगे, अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा तो बहुत सारे आपके जो अध्यापक होते हैं परीक्षण के दौरान या फिर प्रयोग के दौरान प्रयोगशाला में इसको छुपा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत जगह नकारात्मक रूप से प्रयोग में लाई जा सकती हैं ये चीज़ें, जिसके कारण समाज के अंदर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी की रोकथाम के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग बहुत ही, कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन इसके लिए ज़रूरी होती है। आपको पता होगा अब से पहले बेहोश करने के लिए, मनुष्य को बेहोश करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल दूसरे जो यौगिक हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसके सबसे नकारात्मक प्रभाव ये थे कि जैसे आपने किसी मनुष्य को बेहोश कर दिया तो पता नहीं चलता था कि कब वो होश में आ जाए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मृत्यु हो जाती थी, जिसके कारण डॉक्टर्स बड़े चिंतित हुए और उन्होंने इसका दूसरा विकल्प खोज लिया। ठीक, आगे बढ़े तो क्लोरोफॉर्म आपको पता होगा। अरे क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 होता है। ठीक है, क्या होता है? CHCl3। अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो, लेकिन फॉर्मूला पूछा नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 पर बोल रही है भैया हमसे कि, क्या बोल रही है भैया? हमसे बोल रही है कि B क्या है। मैंने यहाँ पर C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, या फिर क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथेन बोलेंगे। ब्रोमो इथेन की जो अभिक्रिया की है मैंने कैसियन के संग की है। किसके संग की है? कैसियन। और कैसियन के अंदर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा आपका C2H5, ये आपका Cn, साथ में आपका माइनस का कौन बाहर चला जाएगा? Kbr। पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर चला जाएगा। साथ में अब इसका कराना है मुझे अपघटन। क्या कराना है? अपघटन। अपघटन बोले तो किसी चीज़ का डिकम्पोज होना, टूटना, किसकी उपस्थिति में? H2O की उपस्थिति में। तो आपको पता होगा जो साइनाइड है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा? C2H5 और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और ये OH। नाम क्या बनेगा इसका? 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, उसके बाद सिंगल बॉन्ड को N, E को मैंने यहाँ पर डबल O लाएंगे और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स को मैंने बोला ओइक एसिड, तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा, सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल होगा। आगे बढ़े, इस भाग का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 के अंदर मुख्यतः सभी विद्यार्थी तो नहीं, जिन्होंने अध्याय को पूरी तरीके से बड़े गहराई के साथ पढ़ा हुआ है वो इसमें गलती नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने कुछ मिस्टेक की है या फिर कुछ गलतियां की हैं वो इसके अंदर बहुत बड़ी गलती करते हैं जनरल रिएक्शन को करते हुए। तो कैसे करते हैं देखते जरा। आप बोलोगे सर कि SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है? SN2 अभिक्रिया आपको ये पता है? SN1 का जो ऑर्डर होता है वो आपका सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद मिथाइल होता है। कितने स्टेप की रिएक्शन होती है भैया? 2 स्टेप की होती है। अगर मैं SN2 की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आपका CH3 होगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री होगा सबसे कम। तो ये आपकी सिंगल स्टेप होती है। क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एक ही चरण के अंदर होने वाली अभिक्रिया कौन सी? आपकी SN2। इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो किसी दूसरे लिविंग ग्रुप को हटा देता है।
मतलब विस्थापित कर देता है। और कैसी क्रिया होती है आइए देखते हैं। वैसे तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा आपका संक्रमण अवस्था होगी। लेकिन इस संक्रमण अवस्था का क्या मतलब होता है? जो अस्थिर कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्थिर होती है ये अभिक्रिया स्थिति आपकी कैसी होती है। मैंने उदाहरण लिया आपका यहाँ पर क्लोरोमीथेन का। ये अपना क्लोरोमीथेन है। साथ में देखो एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने OH माइनस। आपको ये पता है कि अगर ये डायरेक्ट यहाँ से अटैक करेगा तो इसके लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, और इसके कारण यहाँ पर ये सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा पीछे की तरह से, ये इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। क्या होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा अटैक करने का। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर अपने पास कंडीशन ऐसी होगी कि कार्बन दोनों खेल खेलता है, बोलता है कि साला धोखा दे जाए मुझे कौन? क्लोरीन, और दोनों तो मेरी वैलेंसी 3 रह जाएगी। तो ये क्या करता है? एक साइड से तो क्लोरीन को बाहर करने का रास्ता दिखाता है और एक साइड से OH को अटैक करने के लिए बोलता है कि OH पीछे से जाओ, और क्लोरीन से बोलता है कि जब ये पूरी तरीके से अटैक हो जाएगा उसके बाद क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाता है? यहाँ पर ये बन जाता है अपना CHH और यहाँ पर आपका OH। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसको OH ऐसे लिख देते हैं। नहीं, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन थोड़ी ना कर सकता है, ऐसा होता है OH। ठीक है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 1 हाइड्रोजन के संग, दूसरा आपका कार्बन के संग। तो ये जो स्टेट कहलाती है ये आपकी संक्रमण अवस्था होती है। क्या होती है? संक्रमण अवस्था होती है। और जो ये संक्रमण अवस्था होती है आपकी, ये अस्थिर होती है। क्या होती है? अस्थिर अवस्था होती है। मतलब अगर एक साइड, ऐसा नहीं स्टेबल कंडीशन नहीं होती है किस चीज़ में स्टेबल की, स्टेबल प्रोडक्ट है, बिकॉज कार्बन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। कार्बन इज चतुरांत, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। ठीक है, आगे बढ़े। ये अपना अंतिम प्रश्न था इस भाग का। अब हम दूसरे भाग पर जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उचित सही रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए उन प्रश्नों का हल देखते हैं। वो भी आपके 1/2 अंक बाहर के ही होंगे। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते सॉरी। कार के रेडिएटर में खालिस्तान के प्रयोग की सलाह दी जाती है। कार के रेडिएटर में ऐसा क्या होता है कि उसमें वाटर के संग इस कूलेंट को मिलाया जाता है। क्यों? ताकि जो वाटर है वो फ्रीज ना हो। अब कई ऐसे प्लेस होते हैं, कई ऐसे रीजन होते हैं कंट्री के, हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसी हैं, नॉर्थन कंट्री के अंदर स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर आपके पास जो टेम्परेचर है बिलो 0 डिग्री चला जाता है, वो निम्न स्तर तक जाता है, जहाँ पर जो जल है वो बर्फ़ का रूप धारण कर लेता है। और ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर आपको ऐसे विलायक का प्रयोग करना पड़ता है जहाँ पर वो उसको फ्रीज होने से बचा सके। तो इसीलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इथाइल ग्लाइकोल का। किसका प्रयोग करते हैं? इथाइल ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करूँ मैं तो मेरे पास यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी होता है, यहाँ पर CH2OH, ये इथाइल ग्लाइकोल होता है। अगर इसका आप IP नेमिंग लिखने जाओगे तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा ईथेन 1,2-डाइओल। ओके, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो इसमें जो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा वो कौन होगा? आपका इथाइल ग्लाइकोल। क्या होगा? इथाइल ग्लाइकोल। यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? इथाइल ग्लाइकोल। दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं आगे, इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर। उसके बाद तीसरा है, विभवांतर को किससे मापते हैं? सिंपल यार, बड़ा सिंपल है। भौतिक विज्ञान के छात्र भी इसको बड़ी आसानी से भर सकते हैं क्योंकि उनको सबकी चीज़ें पता होती हैं। तो इसका सही शब्द होगा वो होगा आपका वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यहाँ पर लिखा जाएगा। सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रण बढ़ाने पर मतलब अगर मैंने किसी अभिकारक की सांद्रण को बढ़ाया है, लाइक जैसे आपके पास
ये ए अभिकारक और बी क्या है, ये है। मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर चाहे आप अभिकारक की कितने भी सांद्रण को बढ़ा लीजिए, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट और दूसरा सरफेस एरिया, दो फैक्टर होते हैं, दो कारक होते हैं जो उसकी दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। किसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। किसको बढ़ाने का कार्य करते हैं भैया, दर को। तो लाइक जैसे ये 1 मोल है, तो 1 मोल पर आपका कुछ बी प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी एक्स बनेगा। लाइक अगर मैंने इसको 100 मोल कर दिया तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो अभिकारक बने उत्पाद बनेगा, वो भी ज़्यादा ही बनेगा। सिंपल ही चीज़ें हैं भाई। तो इसमें आपका ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन द स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो कैसे आप वैसे भी जानते होंगे। देखो इधर की साइड आप जानते हैं, रेट बोले तो दर बराबर क्या होता है, के, ये क्या आपका दर स्थिरांक है ना। और उसके बाद यहाँ पर अरे रुको, रिएक्टेंट की पावर n। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि k आपका एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट तभी यहाँ पर आता है जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से जाता है, तभी तो आता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। बड़ा सिंपल। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। सबसे अधिक तत्व ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है। संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। नहीं, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ दें हम तो बाकी सभी क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी दूसरी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती। इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। इसका कारण क्या है कि ये पूरी तरीके से डी में भरे होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। सभी का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, D10। और कोई भी अगर स्टेबल बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है, तो वो अपनी स्थिरता को खोना नहीं चाहता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है यहाँ पर ऑस्मियम, जो अपने एक यौगिक के अंदर OSO4 बनाता है, जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +8 होती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 बनाता है, तो 4 कितने बनाएंगे, -8, और इधर की साइड जाएंगे तो +8 बन जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर ऑस्मियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CONH3 का होल 5NO 2+ का IUPAC नाम क्या है, इसका नामकरण करना है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इस चीज़ को हम देखते हैं कि हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का किस तरीके से हम नामकरण करते हैं वो हम देखते हैं। देखें भैया, तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कोबाल्ट NH3 का होल 5 ONO, और इधर की साइड +2 चार्ज है। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड कौन है यहाँ पर, एक तो एमाइन। कौन है, एमाइन। तो क्या एमाइन कितने यहाँ पर 5, तो बोला मैंने पेंटा एमाइन। क्या बोला, पेंटा एमाइन बोल दिया भैया। उसके बाद देखो यहाँ पर नाइट्रीटो है, ओ नाइट्रीटो भी बोलते हैं इसको, नाइट्रीटो बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो इसको कोबाल्टेट लिख देते, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, बोले तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको कोबाल्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद इसमें रोमन को लिखेंगे आपका 3rd ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद आयन डाल देंगे, क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा कोबाल्ट का, +3 आ रहा है 50। और उसके बाद यहाँ पर -1 आ रहा है, = +2। तो इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो +3 ही निकलेगा। ओके, तो इसका नाम बन गया ये। आगे हमारे पास अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। वेरी सिंपल, रतौंधी। कौन सा, रतौंधी। कौन सा भैया, रतौंधी। यहाँ पे लिखते हैं रतौंधी। रतौंधी बेसिकली क्या होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इंग्लिश के अंदर बोलूँ तो मैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और इसके अंदर जो मरीज होता है उसको रात के अंदर बहुत समस्याएं होती हैं देखने के लिए। उसकी जो दृष्टि होती है वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, पता है, नहीं पता, रिकेट्स। कौन सा होता है, रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, कौन सा होता है बताओ, बेरी बेरी। कौन सा होता है, बेरी बेरी।
ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस के अंदर आपने उससे ही डिस्कस की होंगे। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? अच्छा से एल्कोहल की सामान्य सूत्र की बात कर रहा है, तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो ऐसा होता है CnH2n प्लस K1 और यहाँ पर होता है OH। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं CnH2n प्लस K2 और यहाँ पर O। बात एक ही है। अगर मैं उदाहरण लेता हूँ यहाँ पर किसी एल्कोहल का, लाइक मैंने इथाइल एल्कोहल का उदाहरण ले लिया, तो C2H5 और यहाँ पर बोल दिया OH, तो कार्बन का नंबर कितना है 2, हाइड्रोजन का कितना है 2 इंटू के 2 प्लस का 2 और यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने ऑक्सीजन। तो अपने पास देखो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो C2H5 उसके बाद यहाँ पर OH लग रहा है, नहीं लग रहा है, सिंपल। लेकिन आपको ज़्यादा करेक्ट ये रखना है क्योंकि इसमें जो पहचान है प्रकार्यात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप की, वो है, ठीक, इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये तो ईथर का भी होता है। किसका होता है? ईथर का भी होता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया अपना? अगला क्वेश्चन कह रहा भैया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? एल्काइल हैलाइड के साथ Ag2O की अभिक्रिया से खालिस्तान बनता है। बनाते हैं भैया। किसकी बात कर रहा है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX बोल दिया। Ag2O की रिएक्शन करनी है तो भैया Ag2O, ये अपना Ag, ये दूसरा Ag और ये नाजी बोले तो OG, Ag2O बन गया। उसके बाद इधर की साइड से भी क्या लेते हैं? एक और RX और ले लेते हैं, इसको हम उल्टा रख देते हैं। अब मैं जिनको सेलेक्ट कर कर यहाँ पर बाहर कर रहा हूँ, X को दोनों को बाहर करो, किसके संग? किसके संग बाहर करना है? इसके संग। बोले तो यहाँ पर क्या हुआ है? -K2AgX बाहर निकल चुका है। तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पर? मेरे पास बचा है R, ये O बच गया और ये R बच गया। तो ये क्या होता है अपना? ईथर होता है। तो किसका निर्माण करता है? ये ईथर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ईथर्स का। ईथर क्या होते हैं अपने पास? ROR। समझ में आ रही बात? DDT का पूरा नाम क्या है? DDT का पूरा नाम है, वैसे मैं संरचना भी बताऊंगी इसकी, DDT का पूरा नाम क्या होता है। चले भाई, DDT का पूरा नाम जानते हैं कि क्या कह रहा है DDT। DDT का पूरा नाम होता है D4 डाईक्लोरो, और जो डाईक्लोरो है वो डाईफिनाइल से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? डाईफिनाइल से कनेक्टेड हो गया। उसके बाद ट्राईक्लोरो, 3 क्लोरीन और हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन पेरेंट चेन ईथेन, ट्राईक्लोरो ईथेन। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ इसकी, तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, इधर की साइड इस कार्बन पर 2 बेंजीन ऐसे ऐसे ऐसे, इधर की साइड से ये दूसरी बेंजीन ऐसे ऐसे ऐसे, इधर क्लोरीन लगाओ, इधर क्लोरीन लगाओ, लग गई। इसको CH बना दो, बन गया। इधर की साइड आपका एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। ये इसकी संरचना होती है किसकी? DDT की। किसकी भैया? DDT की। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का, आज के व्याख्यान का सबसे अंतिम जो प्रश्न है वो आज हम देखने जा रहे हैं। बाय हीटिंग इथाइल क्लोराइड विद AgCN। बहुत से लोग इसमें गलती करेंगे लेकिन आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आइसोसाइनाइड बनेगा, ना कि साइनाइड। कैसे बनेगा देखो जरा। मेरे पास इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड बोलते हैं C2H5 और यहाँ पर होता है Cl। AgCN के संग रिएक्शन करनी होती है तो AgCN नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा C2H5 और यहाँ पर आपका Cn, साथ में कौन बाहर निकल जाएगा? AgCN बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये तो है गलत क्योंकि ये माइनर प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डेड होती है, कार्बन जो बॉन्डेड होता है वो नाइट्रोजन के संग होता है। किसके संग होता है? नाइट्रोजन के संग। तो यहाँ पर ये तो नहीं बनता है। क्या बनता है अपने पास? C2H5 और यहाँ पर NC, मतलब कार्बन किसके थ्रू बॉन्डेड है? नाइट्रोजन के। तो ये क्या बन जाएगा आपका? इथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनेगा ये। तो बन गया ना भैया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं?
कोई दिक्कत आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मत करिए, ठीक है। तो आज के व्याख्यान को यहाँ पर समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा अपना कैमरामैन से कि वो अब इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करें। आज जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पर समाप्ति की ओर ले जाते हुए आपसे हम विदा लेते हैं। कल इस दूसरे भाग के अंदर हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों का व्याख्यान करेंगे और पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि उनका हल किस प्रकार से होता है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।